नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के हैं, IDD, HI, VI सभी के लिए ये भैया आपका कॉमन सब्जेक्ट है। और इसकी यूनिट 3 पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानी कि पहला यूनिट आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपको बताना है, उसके रिलेवेंस और स्कोप के बारे में बताना है, और एजुकेशन में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व रहेगा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि आपका एजुकेशन और साइकोलॉजी, इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना। शिक्षा का जो व्यवहारिक अर्थ होगा वो कहेंगे, हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो हमें मुक्ति दिलाए, या शिक्षा जो हमें शिक्ष धातु से बनी और आ मिलकर के उसमें शिक्षा हो गया। तो उसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे ज्ञान और अनुभव हम उपयोग कर रहे हैं मानव को आधुनिक बनाने के लिए, तो वो आपके किसके अंदर, शिक्षा के अंतर्गत आएगा। अध्यापकों का कार्य ऐसी अवस्था उत्पन्न कराना है जिसके द्वारा व्यक्तित्व का स्वतंत्रतापूर्वक विकास हो सके। और अगर हम बात करें मनोविज्ञान, तो यानी कि मन का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मनोविज्ञान। कहेंगे कि भैया शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, तो कहेंगे ट्रो ने दी, क्या दी, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। ये क्रो ने दी कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर के वृद्ध या वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने की अनुभूतियों की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के जो भी अनुभूतियाँ हैं उनकी व्याख्या करता है कि व्यक्ति कैसे सीख रहा है, क्या सीख रहा है, तो किसके द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। स्किनर ने कहा कि भैया शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने के साथ संबंधित है। इसमें इसके विचारानुसार शिक्षण और सीखना जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों की, तो इसमें स्किनर जी ने लिखा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में वह सभी प्रवृत्तियाँ या तकनीकें आएंगी जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझने और उन्हें अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित होंगी। जैसे कि आपका वंशानुक्रम, विकास, व्यक्तित्व विभिन्नता, आपका विशिष्ट बालक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान समस्याओं को समाधान करने में मनोविज्ञान बहुत सहायता करता है, और भैया उसका क्या करता है, समाधान खोजता है और उसका कार्यक्षेत्र बेहतर होता है। शिक्षा कौन दे रहा है, शिक्षक कौन है, ये भी बहुत डिपेंड करता है हम जब बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, शिक्षक का व्यवहारिक पक्षपात कैसा होगा, जो सहनशीलता, धैर्य, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे का विकास शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष, 3 से 12 वर्ष अपना, उसके बाद में आपका 13 से 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, इस प्रकार से सभी जो हैं अपने बांटे गए। यानी कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सभी अवस्थाएं जो हैं वो बांटी गई। और कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चे का विकास इन सभी अवस्थाओं से होकर ही गुजरता है और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को क्या करेगा, शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया से परिचित कराता है। कुछ शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय अधिक सफल साबित होते हैं, और कुछ क्या है, कुछ अपने विषय पर अच्छा ज्ञान होने पर भी कक्षा शिक्षण में असफल होते हैं। तो क्या है, वो सभी चीज़ें जो हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान पर ही निर्भर रहती हैं कि किसी के पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है और किसी के पास ज्ञान कम भी होता है, तब भी वो बहुत अच्छे से चीज़ों को साबित कर पाता है, बेहतर बना पाता है। लेकिन कभी कभी शिक्षक के पास ज्ञान ज़्यादा तो होता है, लेकिन क्या होता है कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो क्या भैया यहाँ पर इसका महत्व जो होता है वो कम हो जाता है धीरे धीरे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें
शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान भी करता है, कहता है कि प्रत्येक बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होगा, प्रत्येक बच्चे जो हैं व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी जिसमें ज्ञान कौशल और भैया उनकी आवश्यकताएं जो हैं वो अलग अलग होंगी। वंशानुक्रम और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, जिसमें वातावरण अगर अच्छा होगा, वंशानुक्रम अगर अच्छा होगा तो बच्चा बेहतर रूप से कार्य कर पाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लिए। अब ये देखिए हमने टाइप नहीं किया, बहुत समय इसमें लग रहा था। थॉर्नडाइक के बारे में, पावलोव के बारे में, स्किनर, बेंडोरा, पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे भैया आपके थॉर्नडाइक, आपके पावलोव और आपके स्किनर, ये तीनों व्यक्ति जो थे ये कौन थे? ये थे व्यवहारवादी। ये कौन थे? व्यवहारवादी थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में, जिनका नाम है भैया E.L. थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम। ये कौन थे? ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मुख्य रूप से जो सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया वो 1898 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस उनकी पुस्तक का नाम था। इन्होंने क्या कहा? थॉर्नडाइक जी ने कहा कि जो ये इनका सिद्धांत था उसका नाम इन्होंने दिया प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, या इस सिद्धांत को ही हम लोग कहते हैं भैया, इंग्लिश में अगर बात करें तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, या इसी को हम लोग कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको हम लोग SR के नाम से भी जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं थॉर्नडाइक ने जब इसकी व्याख्या की तो थॉर्नडाइक ने क्या किया भैया? कहा कि जब कोई व्यक्ति उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस के सामने किसी व्यक्ति को रखा जाता है या किसी व्यक्ति को पहुंचाया जाता है तो वो क्या करने लगता है? रिस्पॉन्स देने लगता है, अनुक्रिया करने लगता है। अनुक्रिया का सही संबंध जो होगा वो उसके विशेष उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस से होगा। थॉर्नडाइक ने क्या किया? एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली पर इन्होंने क्या किया कि भैया इन्होंने क्या किया? एक बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया। और क्या किया? बॉक्स में क्या? एक चिटकनी लगा दी, या हम कह सकते हैं एक नूब लगा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं, या एक खटका लगा दिया कह सकते हैं, जिससे कि वो क्या करता था? दरवाज़ा खुलता और बंद होता था। यानी कि हम कह सकते हैं घर में एक चिटकनी लगी होती है, इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, बंद हो जाता है, एक नीचे कर देते हैं, खुल जाता है। तो इस हिसाब से तो क्या हुआ कि उसके बाद में क्या किया? बिल्ली के सामने क्या रख दिया गया? भोजन रख दिया गया, यानी कि स्टिमुलस रख दिया गया। जब उद्दीपन रख दिया गया, उद्दीपन कौन था यहाँ पर? उद्दीपन का कार्य कर रहा था अपना भोजन, जो कि आपका स्टिमुलस था। और भोजन को देख करके बिल्ली क्या कर रही थी? रिस्पॉन्स कर रही थी, यानी कि प्रतिक्रिया दे रही थी। उछल कूद करना शुरू की और अचानक से उसका पैर क्या हुआ? उसका पंजा जो है वो उस नूब पर या उस चिटकनी पर जो था, उस चिटकनी पर या उस नूब पर जो था वो पड़ गया। और भैया क्या हुआ? दरवाज़ा जो था वो खुल गया। दरवाज़ा क्या हो गया? खुल गया। इसके बाद में भी बहुत बार ऐसे कराया गया। तो ये देखा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य को करता है तो धीरे धीरे मान लीजिए उसका पैर एक बार अचानक से खटके पर पड़ा, चिटकनी पर पड़ा, तो बॉक्स खुल गया और उसने भोजन ले लिया। तो क्या है? यही है अपना प्रयत्न करना। बिल्ली ने प्रयत्न किया और बिल्ली क्या करती है? चीज़ों को भूल भी रही है, फिर प्रयत्न कर रही है, फिर भूल रही है। एक बार ऐसा समय आएगा जब भूलने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। बिल्ली एक बार में ही चिटकनी पर पैर रख करके और दरवाजे को खोल करके भोजन ग्रहण कर लेगी। इन्होंने मुख्यतः तीन प्रमुख सिद्धांत दिए, जिसमें से अगर हम बात करें उनके सामान्य सिद्धांतों की, सीखने के सामान्य सिद्धांतों की, तो हम कहेंगे पहला सिद्धांत इन्होंने दिया अभ्यास का नियम दिया। दूसरा इन्होंने दिया तत्परता का नियम,
और तीसरा इन्होंने दिया प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। कहा कि बच्चा अगर बार बार अभ्यास करेगा, बार बार किसी चीज़ को दोहराएगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, सीख जाएगा और उसका बेहतर उपयोग कर पाएगा। तत्परता का नियम कहता है कि भैया अगर बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर है, कोई कार्य अगर वो करना चाहता है, तभी उसमें क्या मिलेगा, उसको संतोष मिलेगा, वो उस कार्य को और अच्छे से करेगा, बेहतर करेगा। प्रभाव का नियम कहता है कि भैया किसी भी कार्य को अगर बच्चा करने के लिए प्रभावित होता है, प्रभावित ढंग से सीखना चाहता है, किसी कार्य को या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति की संतोषजनक रूप से अगर कर रहा है, व्यक्ति को प्रभाव वहाँ से मिल रहा है, कोई ना कोई इफ़ेक्ट मिल रहा है, तो बच्चा अच्छे से कार्य को करेगा। तो ये चीज़ें इनके प्राथमिक नियमों में देखने को मिलती है। गौड़ नियम जो है वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने को मिलते हैं। अब शिक्षा में इसका क्या महत्व होगा, इसका शिक्षा में क्या महत्व होगा, तो कहेंगे बच्चा स्वयं से कार्य का अभ्यास करके बच्चा स्वयं से सीखेगा और भैया प्रयत्न करेगा, बार बार चीज़ों को याद रखेगा, प्रयत्न करेगा, याद रखेगा और भैया फिर भूलेगा, फिर याद रखेगा, फिर क्या है, धीरे धीरे याद रखना अच्छे से सीख जाएगा। यहाँ पर बच्चे को रुचि मिलती है, कार्य को करने में रुचि मिलती है। बच्चा जब स्वयं से कार्य को करता है तो ज़्यादा विप्रेरित होता है। वो अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ता है और क्या करता है, बच्चा स्वयं से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होता है, त्रुटियों को सुधारता है और समस्या का समाधान करता है। तो ये भैया आपके प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जिन्होंने दिया भैया, उनका नाम था थॉर्नडाइक। इसके बाद में हम लोग दूसरा है जो अपने पावलोव की बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा हम रब कर देते हैं, पावलोव की बात कर लेते हैं कि भैया ये पावलोव अपने कौन थे। तो कहेंगे पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया। किसने भैया, I.P. इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव। तो इन्होंने क्या दिया, हम कह सकते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। अगर हिंदी में बात करें तो कहोगे सर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो कहोगे सर पावलोव ने दिया। इन्होंने क्या किया, पावलोव ने प्रयोग किया डॉग पर, पावलोव ने प्रयोग किया डॉग पर। और इन्होंने क्या किया कि डॉग ये जो थे इनको 1904 में भैया नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसी अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के लिए। तो भैया इन्होंने जब प्रयोग किया अपना, तो उन्होंने क्या किया, एक डॉग को, मान लीजिए ये अपना डॉग है, उसका ये मुख है, इसमें क्या किया, इसकी जीभ में एक लार ग्रंथि जो थी उसको काट करके उसको उस लार ग्रंथि में क्या किया, एक ट्यूब को जोड़ा और उसको एक बीकर में डाल दिया, एक बीकर में डाल दिया। ऑपरेशन करके नली भैया डाल दी और नली डाल करके एक बीकर में रख दिया, एक बर्तन में रख दिया। अब क्या होता था कि सर्वप्रथम कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता था। जब भोजन, भाई किसी के सामने जब भोजन आता है तो लार आना एक प्राकृतिक चीज़ है हमारी। भाई हमारे सामने भी कोई अच्छा भोजन आता है, स्वभाव है हमारा कि हमारे मुख से क्या आती है, लार आती है। तो क्या हुआ कि कुत्ते के सामने जब भोजन को रखा गया तो उसके मुख से क्या आई, लार आई। और इसके बाद में क्या किया गया, दूसरे उसमें पहले क्या बेल बजाई गई, पहले घंटी बजाई गई, फिर भोजन को रखा गया और फिर कुत्ते के मुख से लार आई। फिर क्या किया गया, फिर घंटी बजाई गई, फिर भोजन को रखा गया, फिर कुत्ते के मुख से लार आई। धीरे धीरे जैसे ही घंटी बजाई जा रही थी उसके बाद में कुत्ते के मुख से लार आना शुरू हो रही थी। यानी कि अब जो था कृत्रिम उद्दीपक हमारा जो कि घंटी थी, कृत्रिम उद्दीपक से ही क्या हो रहा था कि कुत्ते के मुख से लार आ रही थी। इस क्रिया को बार बार दोहराया गया और कहा गया, इसमें अनुबंधन लगाया गया कि भोजन तो आपका एक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है कि भाई भोजन जो है उससे अगर हम किसी भी चीज़ को देखेंगे, हम अगर देखते हैं भोजन को तो क्या आता है, लार आती है। भोजन देखते हैं तो क्या आता है, लार आती है। लेकिन हमने घंटी बजाई और देन हमारी लार आई, यानी कि हमारा कृत्रिम उद्दीपक जो है वो हमारा इसके साथ में अनुबंधित हो गया। इससे क्या कहा जाएगा
कि अगर किसी भी बच्चे की कोई भी कह सकते हैं कि ऐसी स्थितियां हैं, कोई भी अवांछनीय कार्य है जो बच्चा कर रहा है, हम किसी भी उद्दीपक के माध्यम से, किसी भी स्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से उस कार्य को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उस कार्य को हम कम कर सकते हैं और अच्छे कार्यों को हम बच्चे को बढ़ा सकते हैं। बच्चे को क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। बच्चा क्या करेगा, उत्तेजना करेगा, और भैया उत्तेजना के प्रति क्या करेगा, बच्चा अनुक्रिया करेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई जो कि आपके कहते हैं कि बच्चा की जो अच्छी आदतें हैं उसका हम लोग निर्माण कर सकते हैं। बच्चे अगर साफ़ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भैया उस पर भी हम लोग बच्चे उनको बेहतर कर सकते हैं। बच्चे में हम भय और असामान्य व्यवहार जो है उसको कम कर सकते हैं। बच्चे की स्कूली पढ़ाई लिखाई को हम लोग अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं स्किनर की। किसकी बात कर लेते हैं, स्किनर की। तो स्किनर जी ने क्या किया, स्किनर जी ने अपने क्या किया, इन्होंने 1938 में, इनका नाम पूरा था B.F. स्किनर, B.F. स्किनर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्या दिया इन्होंने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और इन्होंने क्या किया, एक जो प्रयोग किया इन्होंने, वो प्रयोग किया अपने चूहे पर। किस पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया। और चूहे को क्या किया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में क्या किया, चूहे को बंद कर दिया। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बाहर एक दिख नहीं रहा था, ये इनको चूहे को दिख नहीं रहा था, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक लीवर लगा दिया, यहाँ पर भी एक लीवर लगा दिया। देन क्या किया, यहाँ से अब चूहा क्या कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था कि बॉक्स से हम निकल जाएंगे, बॉक्स से हम निकल जाएंगे। लेकिन चूहा जब उछल कूद कर रहा था बॉक्स से निकलने के लिए, तो एक बार उसका पैर जो पड़ा वो लीवर पर पड़ा, यानी कि उस बटन पर पड़ा, जिससे क्या हुआ कि एक दाना उसको यहाँ पर मिल गया। उसने क्या किया, उस दाने को खा लिया। ऐसे ही बार बार अब उछल कूद करना शुरू कर रहा था, उसका लीवर पर पैर पड़ रहा था, दाना मिल रहा था, खा रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन जो था वो मिल रहा था। भाई चूहा उछल कूद कर रहा था, उछल कूद करने के लिए उसको पुनर्बलन मिल रहा था, फिर वो उछल कूद कर रहा था, फिर वो उसको पुनर्बलन मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो देखने को यहाँ पर उसको मिली। कहेंगे कि इसके फलस्वरूप जो बच्चे हैं बार बार क्रिया अगर कर रहे हैं, अगर हम उनको पुनर्बलन दे रहे हैं तो क्या है, वो और उस क्रिया को और अच्छे से करेंगे। यही आपका ये सिद्धांत जो है परिणाम को महत्व देता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पुनर्बलन की आवश्यकता को महत्व देता है, अभ्यास पर अधिक बल देता है, और भैया अधिगम को क्या है, स्थायी बनाता है। ये हमारे मंदबुद्धि बच्चे हैं, हमारे जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। व्यवहार को बच्चे की बेहतर बनाएगा। ये आपका जो है, आपका क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो कहलाता है। इसके बाद में हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो बैंडूरा जी, जिसको हम लोग जानते हैं सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से। जब हम लोग सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं तो कहते हैं बैंडूरा जी जो थे इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था उसमें इन्होंने क्या किया, मान लो अगर 30 बच्चे इन्होंने लिए तो 30 बच्चों में इन्होंने कहा कि बच्चा समाज में अधिगम करके सीखता है। इन्होंने 3 ग्रुप बना लिए, 30 बच्चों के 10-10 बच्चे यहाँ पर ले लिए, 10 बच्चे यहाँ पर, 10 बच्चे यहाँ पर, 10 बच्चे यहाँ पर। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया है कि 30 बच्चे लिए, इन्होंने कुछ बच्चे लिए थे और उन बच्चों का क्या किया था, ग्रुप बनाया था। इन्होंने क्या किया कि पहले ग्रुप के बच्चे को क्या दिखाया, पिक्चर दिखाई जिसमें बच्चे को एक बोबो डॉल थी, इसको मारा जा रहा था। इसमें क्या किया जा रहा था, स्नेह किया जा रहा था, प्यार किया जा रहा था। इसमें स्नेह किया जा रहा था, प्यार किया जा रहा था, और इसमें क्या किया जा रहा था, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की जा रही थी। जब इन बच्चों को एक ही कमरे में ले जाया गया और बेबी डॉल को रखा गया
तो जैसा जैसा इन्होंने देखा था, जिसने देखा मारा गया तो उसने उस बेबी डॉल को मारा, जिसने देखा स्नेह किया गया तो उसने स्नेह किया, जिसने देखा कि कुछ नहीं किया गया तो उसने कुछ भी नहीं किया। यानी कि कहने का मतलब है कि बच्चा समाज में रह कर के क्या करता है, अनुकरण करता है, चीज़ों को सीखता है। तो ये आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो कि आपके बेंडूरा जी ने दिया। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं पियाजे जी की। जीन पियाजे भैया स्विट्ज़रलैंड के निवासी जीन पियाजे अपने स्विट्ज़रलैंड के निवासी, और भैया इन्होंने क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से बच्चे का विकास होता है। बच्चे का विकास कैसे होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसकी एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसका विकास होता जाएगा। इन्होंने ये कहा। इन्होंने कहा कि पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की, 7 से 11 वर्ष की अगर हम बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और भैया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी रहेगी वो यहाँ 7 से 11 से 14 वर्ष की। तो ये आपकी 4 प्रकार की इन्होंने अवस्थाएं बताई और कहा कि भैया जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता जाता है। जैसे कि संवेदी पेशी गामक अवस्था की अगर बात करें तो कहेंगे बच्चा इंद्रियों के माध्यम से स्वाद लेकर के, सूंघ करके, वस्तुओं को, घटनाओं के बारे में जानकारी लेकर के बच्चा क्या कर पाता है, सीख पाता है, बच्चे की भाषा का विकास होता है। ऐसे अगर हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तो बच्चा प्रतीकों के माध्यम से, बच्चा छवि के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है और बच्चा अपना भाषा उपयोग करना सीख जाता है। सोचने समझने की जो भावना है वो व्यक्त होने लगती है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके। इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है तो कहेंगे बच्चा तार्किक जो सोच है वो करने लगता है, जो मूर्त रूप से वास्तविक चीज़ें हैं उनके प्रति जो सोच है उसको वो विकसित करने लगता है। और हम कह सकते हैं कि भैया बच्चा औपचारिक जब शिक्षा में जाएगा, जिसको हम लोग अमूर्त शिक्षा भी कहते हैं, तो कहेंगे अमूर्त रूप से बच्चा चिंतन करने लगेगा, बच्चा कल्पना करने लगेगा, तार्किक रूप धारण कर लेगा और भैया भावनाओं और विचारों को बच्चा बहुत अच्छे से समझने लगेगा। तो जो ये चीज़ें थी ये आपकी किसने बताई, आपके पियाजे जी ने बताई, जो कि कहा इन्होंने कि भैया ये जो है आपका, ये आपका क्या करेगा, बच्चे के एज के अकॉर्डिंग चलेगा, ये बच्चे के एज के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे जैसे बच्चे की एज जो है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चे का जो विकास है वो होता जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं कि पियाजे का मानना था कि बच्चों की सोच और क्षमता जो है उसको हमें कम नहीं आंकना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा आंकना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे से कार्य करें और सीखें। इसके बाद में आपके भैया एक और बच्चे जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, वाइगोत्स्की के नाम से। वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो इन्होंने जो थ्योरी दी इसका नाम था, यहाँ पर लिखे देता हूँ, लेव वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम, लेव वाइगोत्स्की। और इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो थ्योरी दी वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की दी। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया। लेव वाइगोत्स्की जो थे वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया और कहा कि बच्चा जो है समाज में रहकर अपनी संस्कृति के अनुसार चीज़ों को सीखता है। बच्चे को अगर हमें कोई भी समस्या समाधान करवाना है, बच्चे की अगर सोचने की क्षमता विकसित करनी है, बच्चे का अगर सीखने का तरीका बेहतर करना है तो उसे हमें क्या देना पड़ेगा, मचान देना पड़ेगा या पाण देनी पड़ेगी, या हम लोग कह सकते हैं इसके फोल्डिंग देनी पड़ेगी। और इन्होंने कहा कि बच्चे के समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की इन्होंने बात की, जिसको हम लोग किसके नाम से, ZPD के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। जो बच्चा कार्य को स्वयं करता है और हम कह सकते हैं कि बच्चे में क्या होता है, धीरे धीरे उसके वातावरण और उसके वंशानुक्रम के वातावरण के अनुसार ही क्या होता है भैया, बच्चे का जो विकास होता है वो होता है।
ये इन्होंने कहा कि संस्कृति को हमने बहुत अच्छा प्रभाव दिया। इन्होंने कहा कि कहानियों, कविताओं, प्रतीकों के माध्यम से बच्चे को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दे करके बच्चे की हम सोच और नए तरीके जो हैं उसको हम विकसित कर सकते हैं। शिक्षा में वातावरण को डिज़ाइन किया जा सकता है, बच्चे की सहयोग और बातचीत को कम किया जा सकता है, उसको सिखा सकते हैं। बच्चे को जेडपीजी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के तरीके से पहचाना जाएगा, सीखने की प्राथमिकता मिलेगी और सोच का जो आधार है वो बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। बच्चे को इन्होंने कहा कि भैया कैसे देंगे शिक्षा, तो बच्चे को हम लोग मचान दे करके, पाण दे करके, यानी कि उसकी मदद करके हम उसको शिक्षा देंगे। जहाँ पर बच्चा पीछे होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चे को आगे करेंगे, उसको हम क्या देंगे, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी उसका होगा। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 3.3 की, और टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन ना पहुंच रही हो तो वहाँ पर लिंक भी आपको दे दी जाती है। बात करते हैं लर्निंग स्टाइल की कि भैया विभिन्न प्रकार के शिक्षण की शैलियाँ क्या होंगी, किस प्रकार से बच्चा जो है वो सीखेगा। तो हम कहेंगे भैया जब बच्चा सीखेगा तो कैसे सीखेगा, तो आपको मैंने बताया है पहले भी, बच्चा जब भी सीखता है, जब भी हम लोग शिक्षण की शैलियों की बात करते हैं तो विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक और रीडिंग या टेक्टाइल्स, इसके माध्यम से हम बात करते हैं। तो कहते हैं भैया सीखने की शिक्षण की शैलियों में बच्चा चार्ट, ग्राफ, अन्य शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से, बच्चा श्रवण सामग्री में लेक्चर, पॉडकास्ट, संगीत के माध्यम से, बच्चा स्पर्श यानी कि काइनेस्थेटिक यानी कि बच्चा शरीर की गति करके सीखेगा, मॉडल और खेल के माध्यम से बच्चा सीख सकता है और बेहतर हो सकता है। ऐसे ही अगर हम लोग पठन लेखन की बात करें, बच्चा किताबें, नोट्स, इसके माध्यम से, है ना। शिक्षार्थी कैसे होंगे, जो दृश्य शिक्षार्थी होंगे वो इस प्रकार से सीखेंगे, देख करके चीज़ों को नोट्स बना करके चार्ट के माध्यम से, रंगीन चित्रों के माध्यम से सीखेंगे। जो श्रवण शिक्षार्थी होंगे वो लेक्चर सुन करके, चर्चा करके और ऑडियो बुक के माध्यम से सीख लेंगे। जो भैया स्पर्श शिक्षार्थी होंगे वो मॉडल बना करके, प्रयोगशालाओं में काम करके, और भैया कह सकते हैं अपने शरीर क्या गतिविधियों का प्रयोग करके सीख लेंगे। जो पठन शिक्षार्थी होंगे किताबें पढ़ करके, नोट्स पढ़ करके। जो सामाजिक शिक्षार्थी होंगे वो सामाजिक सेटिंग को बेहतर प्रस्तुत करेंगे और समूह की परियोजनाओं में शामिल होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो सीख सकते हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। साइको कल्चरल फंक्शनल अफेक्टिंग लर्निंग यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों का महत्व यहाँ पर शिक्षा और अधिगम पर समाज और संस्कृति का क्या महत्व रहेगा। तो हम कहेंगे भैया जैसा परिवार होगा, जैसी वहाँ की आर्थिक स्थिति होगी, बच्चे का विकास भी वैसा ही होगा। जैसी वहाँ की भाषा होगी, जैसी वहाँ की कम्युनिकेशन होगी, वैसे ही क्या होगा भैया, बच्चे का शिक्षण बेहतर होगा और भैया क्या कर सकेगा बच्चा, और बेहतर हो सकेगा। सामाजिक मूल्य भी बच्चे को बेहतर मिलेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकेगा, समाज में शिक्षण को अत्यधिक महत्व देगा और भैया उसको प्राथमिकता मिलेगी। लिंग भेद यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। जैसे जैसे समाज के अनुसार लड़के लड़कियों में तुलना हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि भैया हम सभी को अवसर दें, सभी को शिक्षा दें और भेदभाव की जो असमानता है उसको हम कम करें। और अगर ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं तो भैया सीखने में बच्चा दिक्कत कर सकता है। धार्मिक और सामाजिक परंपराएं, जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं वो भी काफ़ी प्रभाव डालती है बच्चे को परीक्षाओं से दूर रखना, उससे प्रोत्साहित करना, और जो भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है यहाँ पर भी बच्चा बेहतर हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं बच्चे को शिक्षण में काफ़ी प्रभाव डालती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बच्चे का पड़ता है। बच्चे का शैक्षिक प्रदर्शन जब होगा, बेहतर होगा, तो बच्चा समर्थन करके बेहतर रूप से सीख पाएगा। सीखने की शैलियाँ, जो भी पृष्ठभूमि होगी बच्चे की, जिस हिसाब से बच्चा सीखना चाहता होगा उस दृष्टिकोण में हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे की समाज और संस्कृति मिल करके बच्चे की शिक्षण प्रणालियों को बेहतर बनाएंगी और समावेशी, और इसका जो शिक्षण होगा उसका अनुभव बेहतर करेंगी। कहेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करेंगे, कैसे हम उनको आगे बढ़ाएंगे, कैसे उनका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो कहेंगे भैया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। इसमें बच्चे की शिक्षा का प्रभाव यानी कि समावेशी शिक्षा बच्चे की आवश्यकताओं और बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने और समावेशी शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिससे उसे समाज में घुलने मिलने का अवसर मिलेगा। विशेष शिक्षक जो उन्हें पढ़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों को क्या करेगा, ज़रूरत होगी और आवश्यकताओं को समझ सकेगा, उसकी मदद कर सकेगा। सामाजिक प्रभाव क्या होगा, स्वीकृति और समझ में, समाज में ऐसी बच्चों की स्वीकृति और समझ का विकास हो सकेगा ताकि वह
उचित रूप से उसका सहयोग कर सके और सामाजिक कौशल बेहतर कर सके। विशेष ज़रूरतों में सामाजिक कौशल और विकसित किया जा सके, इससे विशेष ध्यान और प्रशिक्षण जो है वो उनको मिल सके। भावात्मक प्रभाव मिल सके, जिससे बच्चे का आत्मसम्मान हो, यानी कि विशेष आवश्यकताओं के कारण कई बार हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के आत्मविश्वास को सम्मान और को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रोत्साहित करके हम आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और सकारात्मक परिवेश जो है उसकी ज़रूरतों को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। विशेष चिकित्सा की सेवाएं भी, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये सभी जो महत्वपूर्ण होती हैं और नियमित जांच भी बच्चे की करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर विशेष बच्चों की जो अगर इम्प्लीमेंटेशन बच्चे का करना है, उसको बढ़ावा देनी है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होंगी, जो उनकी विशेष आवश्यकताओं का समर्थन कर सकेंगी, संसाधन को बेहतर कर सकेंगी और एक अच्छे समाज का और अच्छी क्षमताओं का निर्माण कर सकेंगी। तो इस प्रकार से भैया आपका यूनिट 3 जो था वो समाप्त होता है। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।